नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की अति संभावित 25 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 9 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कटा हुआ हीरा किस कारण से जगमगाता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो किस कारण से जो कटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके कौन कौन से और एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। जो मिराज बनता है, जो मृग मरीचिका बनती है, मिराज मिराज को हम बोलते हैं मृग मरीचिका। जो मृग मरीचिका आपको गर्मियों के दिनों में देखने को मिलती है, मृग मरीचिका जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा पानी में वायु से भरे बुलबुले का जो चमकना होता है वह भी आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसके अलावा कांच के चटके हुए हिस्से का जो चमकीला दिखाई देने वाला भाग होता है, इसका कारण भी होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा कि कांच का जो चटका हुआ हिस्सा होता है वह चमकता है, तो वह किस कारण से चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वह चमकता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है, तो किसी तारे के रंग से जो है उसका तापमान पता चलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका तापमान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे। पानी में जो हवा का बुलबुला है किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेरिस्कोप बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है उसकी आपको पहचान करनी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप बनाने में जो है समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, समतल दर्पण का इस्तेमाल जो है पेरिस्कोप बनाने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो समतल दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह कितनी होती है, वह अनंत होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दूरदृष्टि दोष होता है इसका अन्य नाम जो है हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। वहीं जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको जो है मायोपिया कहा जाता है। दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। जो मायोपिया होता है यह निकट दृष्टि दोष होता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वह दूर दृष्टि दोष होता है। तो एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, जो दूर दृष्टि दोष होता है इसको दूर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस की सहायता से जो है दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। वही निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस की सहायता से जो है ठीक किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से और दूर दृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस की सहायता से हम सही कर सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है। तो जो सफ़ेद रंग होता है यह आपने देखा होगा अब विभिन्न रंगों में अलग हो जाता है कई बार। तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में अलग होने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है हमको मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका मेन कारण क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वह कौन सा कारण है जिसके कारण जो है पानी में जो डूबी हुई लकड़ी होती है या छड़ होती है वह आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका मेन कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई लकड़ी या छड़ जो होती है वह जो है हमको टेढ़ा दिखाई पड़ती है या मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन के और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के कुछ समय पूर्व जो है सूर्य हमको दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके अलावा और एक उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, आपने देखा होगा कि जल के अंदर डूबी हुई जो मछली होती है उसकी वास्तविक गहराई से वह हमको कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है, यह किसके कारण होता है? तो वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके अलावा जो रात में तारे टिमटिमाते हैं रात के समय में, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होने वाली एक खगोलीय घटना है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो एंडोस्कोपी होती है किस पर आधारित होती है? तो एंडोस्कोपी जो है किस पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और शरीर के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एंडोस्कोपी का जो है प्रयोग किया जाता है, तथा यह जो एंडोस्कोपी है इसको हम एंडोस्कोप भी कह सकते हैं। तो यह जो एंडोस्कोप होता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से एकमात्र जीवाणु रोधी धातु कौन सी है? तो इसमें से जीवाणु रोधी धातु की आपको पहचान करनी है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? आपका जो एल्युमिनियम हो जाएगा, यह एक जीवाणु रोधी धातु की यहाँ पे बात हो रही है, तो तांबा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जो है आपकी एक जीवाणु रोधी धातु का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है बॉक्साइट का रासायनिक नाम। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है पोटास एलम का जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पोटास एलम। इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। तो रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी के नाम से जानते हैं, यानी एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसे एलम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो फार्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा, K2SO4Al2 ब्रैकेट में SO4 3.24H2O, इसका फार्मूला, इसको हम सामान्य तौर पर फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। यह एक प्राकृतिक संप्लवनशील खनिज नमक है। इसका इस्तेमाल जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका जो उपयोग पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा रक्तस्राव को रोकने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण जो होता है इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? इसमें से किसको क्षारीय मृदा धातु हम कहते हैं? तो मैग्नीशियम को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख लीजिए। तो आवर्त सारणी के समूह 2 में पाए जाने वाले तत्वों को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये धातुएं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम हैं। ये धातुएं आपकी क्षारीय मृदा धातु की कैटेगरी में आती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या आंसर लगाया है? तो ये जो धातुएं हैं ये एस ब्लॉक के जो द्वितीय वर्ग में स्थित धातु, मतलब एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में आती हैं ये धातुएं, और इनको जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एक बार फिर से आप एग्जाम्पल देख लीजिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये आपकी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे मैंने बताया था आपको, मैग्नीशियम हो जाएगा आपका राइट आंसर। लोहे के क्षरण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो लोहे के क्षरण के लिए मतलब क्या होता है? लोहे में जंग लगने के लिए जो है क्या आवश्यक होता है? तो ऑक्सीजन प्लस नमी जो है मेन इस कारण होता है लोहे में जंग लगने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नमी। तथा लोहे में जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लोहे में जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वह अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको जो आम तौर पर इसकी भाषा क्या होती है, इसको कहा क्या जाता है, आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट को आम तौर पर धावन सोडा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, धावन सोडा कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धावन सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड यह प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसके अलावा एक और आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी वाला बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, NaHCO3 कहा जाता है बेकिंग सोडा को, और इसका मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न क्या पूछा गया था? सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो धावन सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो तांबा। आप लोग याद रखिएगा, तांबा को जो है थोड़ी देर वायु में जो है रख दिया जाता है तो उस पर जो है हरे रंग की परत जम जाती है। तो आप याद रखिएगा, तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो है एल्युमिनियम धातु का उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी आपका सही है। और निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? इसमें से वह कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की कितनी प्रतिशतता होती है? तो प्लाज्मा में कितनी मात्रा में पानी पाया जाता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 से लेके 92% तक जो है पानी मनुष्य के शरीर मतलब मानव रक्त के प्लाज्मा मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी कि आरबीसी की यहाँ पे बात हो रही है, रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो प्लीहा होता है, प्लीहा, इसकी ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा।
प्लीहा को जो है आरबीसी का यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रगाह कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा। अगर आरबीसी का कब्रगाह पूछ ले किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का जो कब्रगाह है वह प्लीहा को कहा जाता है। वहीं आरबीसी का जो निर्माण है यह कहाँ पर होता है? आरबीसी का जो निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का होता है। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मानव के शरीर के मतलब मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसमें से 3 जो है मनुष्य के पैर की हड्डी के एग्जाम्पल हैं। टिबिया हो गया, फीमर और फिबुला, ये तीनों जो है मनुष्य के हमारे पैर की हड्डी के एग्जाम्पल है। वहीं जो ह्यूमरस है यह भी एक हड्डी है, लेकिन हमारे पैर की नहीं है बल्कि हमारे एक हाथ की हड्डी है ह्यूमरस। ये फैक्ट आप याद देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ह्यूमरस जो है बांह की एक लंबी हड्डी है जो कंधे से कोहनी तक जाती है। इसे जो है प्रगंडिका भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, यानी कि जो ह्यूमरस है यह बांह की हड्डी को कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तीनों ऊपर की हड्डियां जो है आपके पैर की हड्डियां हैं। मनुष्य के मुख गुहा में इनमें से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है यह मनुष्य के मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचक एंजाइम इसमें से कौन सा है? तो पेप्सिन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो पेप्सिन है यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, इसको किसकी सहायता से हम मापते हैं? तो रक्तचाप को जो है स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, RH फैक्टर का पता सर्वप्रथम बार किसने लगाया था? तो यह एक एंटीजन है और इस एंटीजन की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने जो है RH फैक्टर या इसको आप एंटीजन भी कह सकते हैं, इसकी खोज करी गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और किसके द्वारा? तो वीनर के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो जनरल साइंस के अति संभावित 25 प्रश्नों का भाग 9 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।